Welcome to Unit 3, Lecture 15, Deepfake Detection, Bias in Tools and Trust in Automation. आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां AI जनरेटेड कंटेंट हमारे आसपास की रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकता है। डीप फेक्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहे, ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, आइडेंटिटी फ्रॉड और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे खतरनाक एरियाज में यूज हो रहे हैं। साथ ही AI टूल्स जिन पर हम भरोसा करते हैं वो भी बायस्ड आउटपुट्स दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एम्बेडेड एल्गोरिदम्स और डेटा सेट्स में खुद बायस होता है। और जब ये टूल्स ओपेक होते हैं, यानी हमें ये नहीं पता कि कैसे डिसीजन लिया गया, तो ट्रस्ट खो जाता है। इसलिए आज हम 3 प्रमुख एथिकल डिमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे: डीपफेक डिटेक्शन टेक्निक्स, बायस आइडेंटिफिकेशन इन AI टूल्स और कैसे हम ऑटोमेशन सिस्टम्स में भरोसा बनाए रखें। Let's begin with a journey to uncover truth behind AI-generated illusions. इंट्रोडक्शन स्लाइड में हम समझते हैं कि ये पूरा टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में डीपफेक टेक्नोलॉजी में जबरदस्त एडवांसमेंट हुआ है। अब कोई भी सिर्फ एक फोटो और थोड़ी ऑडियो से किसी की रियलिस्टिक वीडियो बना सकता है। इसी तरह AI टूल्स के अंदर भी बहुत सारे बायसेस होते हैं। वो ऐसे डेटा सेट्स पर ट्रेन होते हैं जो खुद ही बायस्ड होते हैं, जैसे कि जेंडर या रेस आधारित डेटा। जब ये बायसेस डिसीजन मेकिंग में आते हैं तो अनफेयर रिजल्ट्स पैदा होते हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी की कमी लोगों का AI पर भरोसा कम कर देती है। लोग पूछते हैं, AI ने ये डिसीजन क्यों लिया? इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एथिक्स एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो इस लेक्चर का उद्देश्य है आपको टूल्स और फ्रेमवर्क से इक्विप करना, ताकि आप डीप फेक्स को डिटेक्ट कर सकें, बायस को पहचान सकें और ट्रस्टवर्दी AI सिस्टम्स डिजाइन कर सकें। डीपफेक डिटेक्शन को समझने के लिए हमें पहले डीपफेक टेक्नोलॉजी को समझना होगा। डीपफेक्स वो मीडिया होते हैं, वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, जो AI मॉडल्स जैसे GANs, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स की मदद से बनाए जाते हैं। आजकल फेस स्वैप, वॉइस क्लोनिंग और एंटायर फैब्रिकेटेड वीडियोज इतनी रियल लगती हैं कि नॉर्मल यूजर को पता ही नहीं चलता कि ये फेक है। इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स की मैनिपुलेटेड स्पीचेस वायरल होना, जॉब एप्लीकेंट्स के फेक इंटरव्यूज बनाना या इवन स्टूडेंट्स के फेक असाइनमेंट्स क्रिएट करना। इसलिए डिटेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली जर्नलिज्म, लॉ एनफोर्समेंट, एजुकेशन और मीडिया वैलिडेशन में। हम आगे कुछ विजुअल और ऑडियो टेक्निक्स भी सीखेंगे, जिनसे हम मैन्युअली या AI टूल्स की मदद से डीप फेक्स पकड़ सकते हैं। डीप फेक्स को डिटेक्ट करने का सबसे पहला स्टेप है विजुअल क्लूज ऑब्जर्व करना। बहुत बार AI जनरेटेड वीडियोस में सटल इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, जिन्हें ह्यूमन आई नोटिस कर सकती है अगर ट्रेन्ड हो। जैसे आंखों की ब्लिंकिंग पैटर्न अननेचुरल हो सकती है, फेस का कोई हिस्सा ब्लर होता है, ईयरिंग्स, टीथ या आईज स्लाइटली डिस्टॉर्टेड दिखते हैं, या लाइटिंग और शैडो मिसमैच कर रही होती है। उदाहरण के लिए, एक पॉपुलर डीप फेक में सेलिब्रिटी के कान की ईयरिंग्स अचानक गायब हो गई मिड फ्रेम, जिससे शक हुआ और फोरेंसिक टेस्ट कराया गया। ऐसे आर्टिफैक्ट्स डिटेक्शन में मदद करते हैं। ह्यूमन रिव्यूअर्स, जर्नलिस्ट्स या फोरेंसिक एनालिस्ट्स इन आर्टिफैक्ट्स को ध्यान से एनालाइज करते हैं। साथ ही कई AI बेस्ड टूल्स इन आर्टिफैक्ट्स को ऑटोमेटिकली पिक करके डीप फेक को फ्लैग कर सकते हैं। सो रिमेंबर, समटाइम्स इवन अ ब्लिंक कैन एक्सपोज अ लाई। विजुअल क्लूज के अलावा ऑडियो डीप फेक्स आजकल इक्वली डेंजरस हैं, स्पेशली बिकॉज क्लोन्ड वॉइसेज अब नेचुरल साउंडिंग हो चुकी हैं। आपने सुना होगा कि किसी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी की वॉइस वायरल हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो AI क्लोन थी। ऐसे केसेस में हम कुछ टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे Resemble.ai, माइक्रोसॉफ्ट ऑडियो फोरेंसिक्स, जो टोनल इरेगुलरिटीज, अननेचुरल पिच वेरिएशन और सिंथेटिक पॉजेस को एनालाइज करते हैं। ये टूल स्पेक्ट्रोग्राम जनरेट करते हैं, जिसमें वॉइस के फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स को कंपेयर किया जाता है ओरिजिनल वॉइस प्रिंट से। जैसे एक केस में क्लोन्ड वॉइस में फॉर्मन फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थे, जिससे डिटेक्ट हुआ कि ये रियल स्पीकर नहीं है। इसलिए ऑडियो फोरेंसिक टूल्स अब साइबर क्राइम और मीडिया इंडस्ट्रीज में बहुत उपयोगी बन चुके हैं। प्रो टिप: अगर वॉइस में जरूरत से ज्यादा स्मूथनेस हो, तो शायद वो AI वॉइस है। अब बात करते हैं वाटरमार्किंग और प्रोवेनेंस की, जो एक प्रिवेंटिव मेथड है डीपफेक या AI जनरेटेड कंटेंट को ट्रेसेबल बनाने का। वाटरमार्किंग का मतलब है डिजिटल कंटेंट के अंदर इनविजिबल इंफॉर्मेशन एम्बेड करना, जैसे क्रिएशन डेट, ऑथर ID या AI टूल यूज्ड। उदाहरण के लिए, अडोब और इनविज जैसे कंपनीज अब वाटरमार्क स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रहे हैं, जो बता सकें कि इमेज या विज जनरेट हुआ है या नहीं।
प्रोवेनेंस यानी किसी कंटेंट की ओरिजिन और हिस्ट्री ट्रेस करना, ये ब्लॉकचेन या मेटा डेटा टैगिंग की मदद से किया जा सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स अब ये भी ऑफर करते हैं कि आप वीडियो को अपलोड करो और वो बता देगा कि उसमें कोई टैंपरिंग हुई है या नहीं। एजुकेशनल वीडियोस, न्यूज रिपोर्टिंग और ऑनलाइन कोर्सेज में ये टेक्निक्स ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने में क्रिटिकल हैं। डीप फेक डिटेक्शन में एल्गोरिदम्स और डेटासेट्स का बहुत बड़ा रोल है। आजकल CNNs, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं डीप फेक डेटासेट्स पर, जैसे फेस फोरेंसिक्स प्लस और DFDC, डीप फेक डिटेक्शन चैलेंज। ये डेटासेट्स रियल और फेक वीडियोस का बड़ा कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे मशीन को डिफरेंसेस सिखाया जाता है। डिटेक्शन एल्गोरिदम्स GAN जनरेटेड पैटर्न्स में हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज, अननेचुरल आई और लिप मूवमेंट या इनकंसिस्टेंट पिक्सल स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, GANs की जनरेटेड इमेजेस में बैकग्राउंड ब्लर या हेयर एज आर्टिफैक्ट्स कॉमन होते हैं, जिसे AI एल्गोरिदम्स डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जैसे टेक्निक से डीप फेक को नॉन विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भी पकड़ा जा सकता है। सो डिटेक्शन अब सिर्फ विजुअल या ऑडियो क्लूज से नहीं, बल्कि डीप लर्निंग बेस्ड सटल सिग्नल प्रोसेसिंग से भी हो रहा है। बायस इन AI टूल्स एक साइलेंट डेंजर है जो काफी बार अननोटिस्ड रह जाता है। जब कोई AI टूल बायस डेटासेट पर ट्रेन होता है तो उसके डिसीजंस भी बायस्ड होते हैं। उदाहरण के लिए, एक फेशियल रिकग्निशन AI को ज्यादातर फेयर स्किन्ड मेल फेसेस पर ट्रेन किया गया था, तो वो डार्कर स्किन्ड या फीमेल फेसेस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। इसी तरह कई हायरिंग टूल्स ने फीमेल कैंडिडेट्स को लोअर स्कोर दिया क्योंकि पास्ट हायरिंग डेटा बायस था। ये बायसेस सिर्फ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स पैदा करते हैं, जैसे किसी को जॉब ना मिलना या अनजस्ट सर्वेलेंस का शिकार होना। बायस का सोर्स हो सकता है बायस डेटा, स्क्यूड लेबल्स या फ्लॉड एल्गोरिथम डिजाइन। इसलिए हमें न सिर्फ बायस डिटेक्ट करना है, बल्कि AI को ऐसा बनाना है जो फेयरनेस और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करे। नेक्स्ट स्लाइड में हम डेटासेट बायस और उसके मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। डेटासेट बायस किसी भी AI मॉडल का सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल बायस होता है, और अक्सर यहीं से इनजस्टिस की शुरुआत होती है। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ ग्रुप्स ओवर रिप्रेजेंटेड होते हैं और कुछ कंप्लीटली मिसिंग। जैसे एक लैंग्वेज डिटेक्शन मॉडल अगर सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच के डेटा पर ट्रेंड है तो वो हिंदी या तमिल को सही से क्लासिफाई नहीं कर पाएगा। या फिर एक AI ट्यूटर अगर सिर्फ अर्बन स्टूडेंट्स के डेटा से ट्रेंड है तो रूरल लर्नर्स के बिहेवियर को सही से प्रिडिक्ट नहीं करेगा। इस बायस को एड्रेस करने के लिए IBM ने AIF 360, AI Fairness 360 टूलकिट और माइक्रोसॉफ्ट ने फेयरलर्न डेवलप किया है, जो स्टैटिस्टिकल पैरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसे फेयरनेस मेट्रिक्स को इवैल्यूएट करता है। मिटिगेशन टेक्निक्स में आते हैं डेटा रीबैलेंसिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, एडवर्सेरियल डी-बायसिंग ETC। सो नेक्स्ट टाइम जब आप डेटा सेट बना रहे हो, पूछिए, क्या ये डेटा सेट रिप्रेजेंटेटिव है? क्या हर यूजर की वॉइस इसमें शामिल है? AI एथिक्स सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं, बल्कि ये फ्यूचर डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। कई इंटरनेशनल और नेशनल बॉडीज एथिकल AI फ्रेमवर्क्स रिलीज कर चुके हैं, जैसे यूनेस्कोज रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ AI, जो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी और ह्यूमन ओवरसाइट को कोर प्रिंसिपल्स मानता है। भारत सरकार ने भी नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NSAI पब्लिश किया है, जिसमें AI फॉर ऑल का विजन रखा गया है। इसके तहत मॉडल कार्ड्स, जो AI मॉडल्स की ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और डेटा शीट्स, जो डेटा सेट्स की एथिकल लीनेज बताते हैं, का प्रयोग एनकरेज किया जाता है। एथिकल ऑडिट और इम्पैक्ट असेसमेंट भी जरूरी है, जिससे पता चले कि किसी टूल का रियल वर्ल्ड में क्या असर पड़ेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को अब एथिक्स को केवल कंप्लायंस नहीं, बल्कि डिजाइन फिलॉसफी मानना होगा। जैसे बिल्डिंग कोड्स होते हैं सेफ्टी के लिए, वैसे ही AI एथिक्स है टेक्नोलॉजी की इंटेग्रिटी के लिए। अब सवाल ये उठता है, क्या बायस सिर्फ एक्सटर्नल चेकिंग से डिटेक्ट किया जा सकता है? नहीं। मॉडर्न AI प्लेटफॉर्म्स अब बायस डिटेक्शन को बिल्ट इन फीचर के रूप में देने लगे हैं। उदाहरण के लिए, OpenAI अपनी टूल्स की फेयरनेस पॉलिसीज में क्लैरिटी देता है और प्रॉम्प्ट्स में एथिकल फ्लैग्स रेज करता है। गूगल्स व्हाट इफ टूल एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, जहां आप मॉडल का बिहेवियर देख सकते हैं अलग अलग इनपुट्स के लिए, जैसे जेंडर, एज, रेस के आधार पर प्रिडिक्शन कैसे बदलता है। IBM का AI Fairness 360, AIF 360 टूलकिट अलग अलग फेयरनेस मेट्रिक्स जैसे डिस्पैरेट इम्पैक्ट, इक्वलाइज्ड ऑड्स मेजर करता है।
और कुछ एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स जैसे Azure ML अब बायस डैशबोर्ड देते हैं, जहां लाइव मॉडल्स के बायस ट्रेंड्स देखे जा सकते हैं। इन टूल्स की मदद से डेवलपर्स अपने मॉडल्स को एथिकली सेल्फ अवेयर बना सकते हैं। ये किसी एथिकल एडवाइजर की तरह काम करते हैं, जो रियल टाइम फीडबैक देता है कि सिस्टम फेयर बिहेव कर रहा है या नहीं। जब हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, तो एक बहुत बड़ा रिस्क सामने आता है, ब्लाइंड ट्रस्ट। कई बार लोग सोचते हैं कि एआई है तो सही ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस ओवर रिलायंस को कहते हैं ऑटोमेशन बायस, जहां ह्यूमंस अपनी जजमेंट छोड़कर एआई पर डिपेंड करने लगते हैं। ये डेंजरस है, स्पेशली मेडिकल डायग्नोसिस, लोन अप्रूवल और लीगल सेंटेंसिंग जैसे हाई स्टेक्स एरियाज में। इसलिए जरूरी है कि हर एआई सिस्टम में ह्यूमन इन द लूप मैकेनिज्म हो, जहां इंसान फाइनल डिसीजन पर ओवरसाइट रखे। इसी के साथ एआई मॉडल्स को एक्सप्लेनेबल बनाना जरूरी है, जिससे अगर कोई गलत डिसीजन हो भी गया तो हम समझ सकें कि क्यों हुआ। इसका सोल्यूशन है एक्सप्लेनेबल एआई XAI, जो ट्रांसपेरेंसी लाता है। बॉटम लाइन, ऑटोमेशन भरोसेमंद तभी है जब उसमें इंसानी निगरानी और एथिकल बाउंड्रीज दोनों हों। एआई से मदद लीजिए, लेकिन आंखें बंद मत करिए। ट्रांसपेरेंसी इज द सोल ऑफ ट्रस्ट। अगर यूजर को नहीं पता कि एआई कैसे डिसीजन ले रहा है, तो वो सिस्टम पर भरोसा नहीं करेगा। इस ट्रांसपेरेंसी को हासिल करने के दो तरीके हैं, ओपन सोर्स एल्गोरिदम्स और एक्सप्लेनेबल मॉडल्स। जब कोई कंपनी अपने एआई मॉडल्स को ब्लैक बॉक्स की तरह रखती है, जहां न सोर्स कोड दिखता है न डिसीजन लॉजिक, तो ये मिसट्रस्ट को बढ़ाता है। इसके उलट गिटहब पर ओपन मॉडल्स जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, उन्हें ज्यादा कम्युनिटी सपोर्ट और एक्सेप्टेंस मिलता है। रेगुलेटरी बॉडीज भी अब एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रही हैं। मतलब अगर कोई एआई बायस्ड या हार्मफुल आउटपुट देता है, तो डेवलपर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। जर्नलिज्म, लीगल सिस्टम, हेल्थ केयर, इन सभी सेक्टर्स में ट्रांसपेरेंसी मस्ट हैव है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी एआई टूल का यूज करें, चेक करिए क्या इसका लॉजिक आपके सामने है या सिर्फ रिजल्ट। एक रिस्पॉन्सिबल एआई टूल वो होता है जिसमें यूजर कंट्रोल दिया गया हो, यानी यूजर डिसाइड कर सके कि एआई क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। कई टूल्स आज ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जैसे थ्रेशोल्ड सेट करना, कितना स्ट्रिक्ट या लीनियंट होना चाहिए, ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट देना, जैसे पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, और फीडबैक देना ताकि मॉडल बिहेवियर इंप्रूव हो सके। उदाहरण के लिए, जीमेल का स्मार्ट रिप्लाई फीचर आप बंद भी कर सकते हैं और ट्रेन भी कर सकते हैं अपने टोन के हिसाब से। या फिर एआई फोटो एनहांसमेंट टूल्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना एनहांसमेंट चाहिए। ये सभी कंट्रोल्स यूजर को एम्पावर्ड महसूस कराते हैं, और यही ट्रस्ट की फाउंडेशन है। इमेजिन अगर कोई टूल आपके लिए डिसीजंस लेता है, लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? डेफिनेटली नॉट। इसलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ कंट्रोल देना भी एथिकल डिजाइन का हिस्सा है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेबल एआई की, जिसे शॉर्ट में XAI कहा जाता है। XAI का मेन गोल है यूजर को ये समझाना कि एआई ने जो भी आउटपुट दिया वो कैसे और क्यों दिया। उदाहरण के लिए, अगर एक लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, तो XAI बता सकता है कि क्रेडिट स्कोर लो था या इनकम टू डेट रेशियो ज्यादा था। इससे यूजर को क्लैरिटी मिलती है और डिसीजन को चैलेंज करने का अधिकार भी। टूल्स जैसे लाइन, लोकल इंटरप्रेटेबल मॉडल एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेशंस और शार्पली एडिटिव एक्सप्लेनेशंस इस एक्सप्लेनेबिलिटी को रियल टाइम प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स एआई आउटपुट पर भरोसा तभी करेंगे जब उन्हें एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एजुकेशन में स्टूडेंट्स तब सीखेंगे जब एआई उन्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन दे। इसलिए एक्सप्लेनेबिलिटी सिर्फ ट्रांसपेरेंसी नहीं, बल्कि लर्निंग, फेयरनेस और लीगल अकाउंटेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। रिमेंबर, एन एक्सप्लेन्ड मिस्टेक इज बेटर देन अ हिडन एक्यूरेसी। आज की दुनिया में हम एक नए खतरे का सामना कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ओवर रिलायंस ऑन एआई। जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग सोचते हैं कि अब मैनुअल चेकिंग की जरूरत नहीं, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी मिस्टेक बन सकती है। इसको कहते हैं ऑटोमेशन कंप्लेसेंसी। एग्जाम्पल के लिए, एक हॉस्पिटल में एआई बेस्ड रेडियोलॉजी सिस्टम ने लंग कैंसर के अर्ली साइंस मिस कर दिए और डॉक्टर ने एआई पर ट्रस्ट करके फाइल बंद कर दी, जिससे पेशेंट का कंडीशन वर्सन हो गया। ये सिर्फ एक केस नहीं, एविएशन, फाइनेंस, लॉ, हर जगह ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम एक बैलेंस्ड वर्कफ्लो बनाएं, जहां एआई असिस्ट करे, लेकिन फाइनल डिसीजन में ह्यूमन जजमेंट एक्टिव रहे। इस अप्रोच को कहते हैं ह्यूमन प्लस एआई कोलैबोरेशन। ना एआई को इग्नोर करो, ना उसे भगवान बना दो। ट्रस्ट को बैलेंस करना ही एआई फ्यूचर का एथिक्स होगा।
चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज देखते हैं जहां एआई सिस्टम्स एथिक्स और ट्रस्ट की एग्जाम में फेल हो गए। पहला एग्जाम्पल है Amazon का एआई हायरिंग टूल, जिसे इनिशियली डेवलप किया गया था टू स्क्रीन रिज्यूम्स ऑटोमेटिकली। लेकिन कुछ टाइम बाद कंपनी ने इस टूल को बंद कर दिया क्योंकि ये मेल कैंडिडेट्स को फेवर कर रहा था और फीमेल रिज्यूम्स को रिजेक्ट कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में पास्ट हायरिंग मेल डोमिनेटेड था। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट टे चैटबॉट इंसिडेंट, जिसे ट्विटर पर डिप्लॉय किया गया था और विद इन 24 आवर्स इट स्टार्टेड पोस्टिंग ऑफेंसिव एंड रेसिस्ट ट्वीट्स ड्यू टू बायस्ड यूजर इंटरैक्शंस। तीसरा केस है कॉम्पस एआई सिस्टम इन यूएस लीगल कोर्ट्स, जो क्रिमिनल सेंटेंसिंग डिसीजंस में रेशियल बायस दिखा रहा था। इन एग्जाम्पल्स से हमें समझ आता है कि एल्गोरिथम गवर्नेंस, बायस ऑडिट्स और ह्यूमन ओवरसाइट क्यों जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी कभी भी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होती, उसका एथिक्स सिर्फ कोड नहीं, कल्चर से भी जुड़ा होता है। एआई का इस्तेमाल अब क्रिटिकल और लीगल डोमेन्स में हो रहा है, जैसे कि कोर्ट डिसीजंस, पैरोल सिस्टम्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स और इवन प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। लेकिन इन सेक्टर्स में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इमेजिन कीजिए, एक एआई सिस्टम किसी की पैरोल एलिजिबिलिटी डिसाइड कर रहा है और उसमें बायस है या वो ओपेक है, तो इसका असर किसी की जिंदगी पर पड़ सकता है। इसी तरह एआई टूल्स जो सर्वेलेंस करते हैं, उन्हें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, फेशियल रिकग्निशन एआई को कई देशों ने बैन या रेगुलेट किया है बिकॉज ऑफ इट्स मिसयूज पोटेंशियल। इसलिए जब हम एआई को क्रिटिकल डोमेन्स में लाते हैं, तो हमें चाहिए क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेबल डिसीजंस, पब्लिक एक्सेस टू ऑडिट लॉग्स और ह्यूमन अपील सिस्टम्स। ये सिर्फ टेक्निकल फीचर्स नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक राइट्स की सेफगार्ड हैं। एआई पावरफुल है, लेकिन अनचेक्ड पावर कभी भी डेंजरस बन सकती है। अगर हम चाहते हैं कि एआई टूल्स ट्रूली फेयर और ट्रस्टवर्दी हों, तो उन्हें इंक्लूसिव और एथिकल डिजाइन प्रैक्टिसेस से शुरू करना होगा। सबसे पहले डेवलपमेंट टीम को डाइवर्स बनाना पड़ेगा। एक ऑल मेल या ऑल वेस्टर्न डेवलपर टीम अगर एक ग्लोबल एआई टूल बनाती है, तो उसमें बायस आना तय है। इसलिए इंक्लूसिव टीम कॉम्पोजिशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेयरनेस। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस टेस्टिंग, और वो भी सिर्फ लैब में नहीं, रियल वर्ल्ड डाइवर्स डेटा के साथ। थर्ड, हमें यूजर फीडबैक को इंटीग्रेट करना होगा। जो यूजर्स एक्चुअल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनकी आवाज डिजाइन तक पहुंचना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सेसिबिलिटी। क्या आपका एआई विजुअली इम्पेयर्ड यूजर के लिए यूजेबल है? क्या वो डिफरेंट लिटरेसी लेवल्स के लिए काम करता है? एआई एथिक्स का मतलब सिर्फ हार्म मत करो नहीं, बल्कि सबके लिए यूजफुल बनाओ है। दिस इज द फ्यूचर ऑफ एआई, डिजाइन्ड विद पीपल, नॉट जस्ट फॉर पीपल। अब बात करते हैं एक बहुत डिबेटेड एरिया की, बायस इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स, जैसे जीपीटी, बर्ट, लामा आदि। ये मॉडल्स इंटरनेट स्केल डेटा पर ट्रेंड होते हैं, और जो भी बायस वेब पर मौजूद है, वो मॉडल्स में आ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर ऑनलाइन डेटा में वुमेन को अक्सर सपोर्टिव रोल्स में दिखाया गया है, तो मॉडल वही रिपीट करेगा। इसी तरह कास्ट, रिलीजन, रेस बायसेस भी एलएलएम्स के आउटपुट में सटली रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके लिए जरूरी है एथिकल प्रॉम्प्टिंग, यानी यूजर्स को भी समझना होगा कि एआई से पूछे गए सवाल कैसे बायस को एम्पलीफाई या रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही डेवलपर्स को चाहिए आउटपुट मॉडरेशन टूल्स, जैसे ओपन एआई का मॉडरेशन एपीआई, जो हार्मफुल कंटेंट को फ्लैग करता है। याद रखिए, एलएलएम एक मिरर की तरह है, जो सोसाइटी में है वो ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो चेंज हमें दोनों जगह करना है, सोसाइटी में भी और मॉडल्स में भी। अब हम बात करेंगे डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो एआई टूल्स बनाते हैं। किसी भी एआई सिस्टम के पीछे एक ह्यूमन टीम होती है, और वही सबसे पहले अकाउंटेबल होती है उसके एथिकल बिहेवियर के लिए। डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है डू नो हार्म माइंडसेट अडॉप्ट करना। इसका मतलब सिर्फ बग फ्री कोड लिखना नहीं, बल्कि सोच कर लिखना कि ये टूल किस तरह से यूज किया जाएगा और मिसयूज कैसे रोका जाएगा। कुछ कंपनीज अब बायस ऑडिट्स करवाती हैं एक्सटर्नल एजेंसीज से, जो चेक करते हैं कि कोई मॉडल अनफेयर आउटकम्स तो नहीं दे रहा। एथिक्स बोर्ड्स, इंटरनल विसल ब्लोअर चैनल्स और फेयरनेस रिव्यू कमिटीज भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन हो रहे हैं। डेवलपर्स को ये मानना होगा कि उनका टूल किसी को जॉब दे सकता है या डिनाई कर सकता है, किसी को फ्रीडम दे सकता है या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसलिए एथिक्स को कोर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। टूल तो मशीन है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ह्यूमन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का रोल बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स ही कल के एआई डेवलपर्स और यूजर्स होंगे।
इसलिए जरूरी है कि करिकुलम में एआई एथिक्स को शामिल किया जाए। केवल टूल्स सिखाना काफी नहीं, स्टूडेंट्स को ये भी समझाना होगा कि इन टूल्स के डिसीजंस कैसे आते हैं और उनमें कौन सी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन सिर्फ टेक्निकल एक्यूरेसी पर नहीं, फेयरनेस, इंक्लूसिविटी और ट्रांसपेरेंसी पर भी होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज जैसे MIT, स्टैनफोर्ड अब एआई एथिक्स को कोर सब्जेक्ट बना चुके हैं और भारत में भी NEP 2020 एथिकल लिटरेसी को प्रमोट करता है। हमें क्लासरूम्स में डिबेट्स करवानी होंगी, जैसे क्या एआई को हायरिंग में यूज करना एथिकल है, या कैसे एक स्टूडेंट एआई प्लेजरिज्म से बच सकता है। इस तरह की डिस्कशन से स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड रेडी बनते हैं, सिर्फ कोडिंग एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। लेट्स प्रिपेयर आवर लर्नर्स नॉट जस्ट टू यूज एआई बट टू क्वेश्चन इट टू। आज की लेक्चर के कोर टेकअवेज हैं। एआई पावरफुल है लेकिन ट्रस्टेड नहीं बन सकता जब तक हम डीप फेक डिटेक्शन, बायस आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटी ना दें। सबसे पहला सेफगार्ड है अवेयरनेस की डीप फेक्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें पहचानना पॉसिबल है विजुअल ग्लिचेस, ऑडियो अनोमलीज और वाटरमार्क चेक्स से। दूसरा सेफगार्ड है बायस को सिस्टम डिजाइन के हर स्टेज पर टेस्ट करना, फ्रॉम डेटा सेट कलेक्शन टू मॉडल डिप्लॉयमेंट। तीसरा है ट्रस्ट तभी पॉसिबल है जब एआई एक्सप्लेनेबल हो, यूजर कंट्रोल्ड हो और डॉक्यूमेंटेड हो। और सबसे बड़ा एथिकल सेफगार्ड है इंसानी अकाउंटेबिलिटी। एआई खुद से कुछ नहीं करता, उसे हम ट्रेन करते हैं, हम डिप्लॉय करते हैं और हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एथिक्स कोई फाइनल स्टेज चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि हर स्टेप पर माइंडसेट होना चाहिए। फ्यूचर की ऑटोमेशन वर्ल्ड में ट्रस्ट वही जीतेगा जो ट्रांसपेरेंट और फेयर होगा। एथिकल चेकलिस्ट टाइम। किसी भी एआई टूल या प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने से पहले आप खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या आपने विजुअल या ऑडियो आर्टिफैक्ट्स के लिए चेक किया? क्या आपका डेटा सेट बैलेंस्ड है या एक पर्टिकुलर ग्रुप डोमिनेट कर रहा है? क्या आपके एआई के डिसीजंस एक्सप्लेनेबल हैं या सिर्फ ब्लैक बॉक्स आउटपुट है? क्या आपने यूजर कंसेंट लिया है टूल के यूजेज और डेटा कलेक्शन के लिए? और सबसे जरूरी, क्या आपके टूल में कोई बिल्ट इन एथिकल गार्ड रेल्स हैं, जैसे बायस डिटेक्शन, मॉडरेशन फिल्टर्स, फीडबैक कैप्चर आदि। ये चेकलिस्ट किसी कंप्लायंस फॉर्म की तरह नहीं, बल्कि एक कल्चर प्रमोट करने का तरीका है। जब एक स्टूडेंट, डेवलपर या टीचर इस चेकलिस्ट को सीरियसली लेता है, तो वो सिर्फ एआई यूज नहीं करता, बल्कि एआई को बेटर बनाता है। रिमेंबर, ethical AI doesn't happen by chance, it happens by choice. आज की आखिरी एकेडमिक स्लाइड है और हम बात करेंगे प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल यूज की। एआई जितना पावरफुल है, उतना ही रिस्की भी हो सकता है अगर गलत तरीके से यूज किया जाए। इसलिए जरूरी है कि हर स्टेक होल्डर, चाहे वो डेवलपर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो या पॉलिसी मेकर, सबका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। सबसे पहले अवेयरनेस। लोगों को ये समझना होगा कि कौन सा कंटेंट रियल है और कौन डीप फेक या एआई जनरेटेड है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ओपनली बताना कि कोई इमेज, वॉइस या वीडियो एआई से बना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है उस कंटेंट का मिसयूज ना करना और दूसरों को भी सावधान करना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट बॉडीज और इंडस्ट्री को साथ मिलकर ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए जो फेयरनेस, कंसेंट और ट्रूथ को प्रमोट करें। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप पर एआई जनरेटेड वीडियो सर्कुलेट करने से पहले क्या आपने वेरीफाई किया? अगर नहीं, तो आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स इक्वल्स ट्रस्टेड एआई फ्यूचर। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 का उद्देश्य है आपको कॉन्सेप्ट्स रिकॉल और अप्लाई करने का मौका देना। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। 1. डीप फेक क्या होता है और उसे डिटेक्ट करने की 2 मेथड्स बताइए, जैसे विजुअल आर्टिफैक्ट्स या ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग। 2. किसी वीडियो में डीप फेक डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से विजुअल क्यूज देखने चाहिए, जैसे अननेचुरल ब्लिंकिंग या शैडो मिसमैचेस। 3. 2 डेटा सेट्स का नाम बताइए जो डीप फेक डिटेक्शन मॉडल ट्रेनिंग में यूज होते हैं, जैसे फेस फोरेंसिक्स प्लस और DFTC। 4. एआई मॉडल्स में बायस कैसे आता है, एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए, जैसे हायरिंग एआई या फेशियल रिकग्निशन। 5. वाटरमार्किंग क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली इन कंटेंट ऑथेंटिसिटी। 6. एआई बायस चेक करने वाले 2 टूल्स कौन से हैं, जैसे IBM AIF 360 और Google What If टूल। इन सवालों का आंसर देने से आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एथिकल रीजनिंग दोनों इंप्रूव होगा। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 अब थोड़ा और अप्लाइड थिंकिंग और रियल वर्ल्ड रिफ्लेक्शन पर फोकस करेंगे। 1. एआई ऑटोमेशन के एथिकल चैलेंजेस क्या हैं, जैसे ओवर रिलायंस, अकाउंटेबिलिटी गैप्स या एक्सप्लेनेबिलिटी इश्यूज। 2.
डेवलपर्स फेयर टूल्स कैसे बना सकते हैं? क्या इंक्लूसिव डेटा सेट्स और फीडबैक लूप्स यूज करते हैं? 3. एक्सप्लेनेबिलिटी का रोल क्या है? क्या यूजर्स को डिसीजन लॉजिक समझ आता है? मेडिकल और लीगल सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट क्या है? 4. कोई एक रियल वर्ल्ड केस बताइए जहां एआई एथिकली फेल हुआ, जैसे Amazon का हायरिंग टूल या टे चैटबॉट. 5. बायस डैशबोर्ड्स कैसे हेल्प करते हैं फेयरनेस असेस करने में? क्या वो मॉडल ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करते हैं? 6. ऑटोमेटेड सिस्टम्स में ट्रस्ट बिल्ड करने के कौन कौन से तरीके हैं, जैसे यूजर कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल्स, XAI? ये असाइनमेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग को एथिकल डेप्थ में ले जाएगा. जरूरी है फ्यूचर रेडी एआई यूजर्स बनने के लिए. विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 1 शॉर्ट आंसर्स टाइप हैं, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करते हैं. 1. डीप फेक क्या होता है? एक सेंटेंस में बताइए. 2. एक विजुअल और एक ऑडियो डिटेक्शन टूल का नाम बताइए, जैसे Resemble.ai और GAN बेस्ड विजुअल फोरेंसिक्स. 3. AI बायस रिक्रूटमेंट में कैसे इम्पैक्ट करता है? कोई रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन कीजिए. 4. XAI का फुल फॉर्म और पर्पस बताइए. 5. प्रोवेनेंस का क्या मतलब है? मीडिया ऑथेंटिसिटी में उसका रोल क्या है? इन क्वेश्चंस का मकसद है आपने लेक्चर को कितना प्रैक्टिकली और एथिकली ग्रास्प किया है वो असेस करना. आप चाहें तो एग्जाम्पल्स के साथ आंसर्स प्रिपेयर करें ताकि क्लैरिटी बनी रहे. विवा वोस पार्ट 2 में हम बात करेंगे टूल्स और फ्रेमवर्क्स की प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर. 1. कौन से टूल्स इमेज जनरेट कर सकते हैं टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से, जैसे डाले या मिड जर्नी 2. 2 टूल्स का नाम बताइए जो AI बेस्ड प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, जैसे टोम और गामा. 3. ग्रामरली या क्विलबॉट का यूज क्या है? कैसे ये कंटेंट एडिटिंग या समराइजेशन में मदद करते हैं? चैट GPT एकेडमिक राइटिंग में कैसे हेल्प करता है? क्या वो आउटलाइन देता है, समराइज करता है या टोन एडजस्ट करता है? 5. इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज से आप क्या समझते हैं? कोई एग्जाम्पल दीजिए, जैसे जैस्पर राइट पॉइंटिंग एरो, ग्रामरली या ज़ेपियर कनेक्शंस. ये सवाल प्रैक्टिकल एक्सपोजर असेस करने के लिए हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को यूज केस एग्जाम्पल से जोड़िए. Thank you for joining this important and thought-provoking session on AI ethics, deepfake detection, bias and trust. आज आपने सीखा कि कैसे डीपफेक सोसाइटी को मिसलीड कर सकते हैं और कैसे हम विजुअल, ऑडियो क्लूज, वाटरमार्किंग और डेटा सेट्स के थ्रू उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं. आपने AI टूल्स में बायस की पहचान और मिटिगेशन के बारे में भी जाना और ये समझा कि एथिक्स कोई एड ऑन नहीं है, बल्कि कोर डिजाइन प्रिंसिपल होना चाहिए. AI पर ब्लाइंड ट्रस्ट रिस्क बढ़ा सकता है, इसलिए एक्सप्लेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन रिव्यू क्रिटिकल हैं. आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इंडिया और ग्लोबल लेवल पर AI टूल्स के रेगुलेशन और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स कैसे बन रहे हैं और कैसे हम इन फ्रेमवर्क्स को रियल वर्ल्ड इनोवेशन में अप्लाई कर सकते हैं. तब तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग और रिमेंबर, AI फ्यूचर तभी सेफ होगा जब हम एथिकल बनेंगे.